बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हाफ़ लाइफ। हाफ़ लाइफ का जो टॉपिक है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है, इसका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है और इसी में एक आएगा शॉर्ट क्वेश्चन भी। और इंतहाई आसान है, ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है और इसमें फ़िज़िक्स में भी आपने पढ़ा हुआ है 10th क्लास में बेटे, और ये केमिस्ट्री में भी इसका जिक्र आपको मिलेगा। अब आप देख सकते हैं जी, ये क्वेश्चन यहाँ पे ये कितनी ज़्यादा बार जो है वो बोर्ड में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया। व्हाट इज़ मीन बाय हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट, हाउ इट कैन बी डिटरमाइंड बाय द डिके ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। आपने बताना है कि हाफ लाइफ का मतलब क्या है, और आपको अगर किसी एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट का डिके कांस्टेंट पता चल जाए या आपको कोई एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट दिया जाए तो आप उसकी हाफ लाइफ को कैलकुलेट कैसे करेंगे, फाइंड कैसे करेंगे, और फिर ये हाफ लाइफ से आपको उस एलिमेंट की किन चीज़ों के बारे में पता चलेगा। अब सबसे पहले तो देखें बेटे, हाफ लाइफ है क्या, इसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। इसको यहाँ से समझाने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूँ रेडियो एक्टिव डिके या रेडियो एक्टिविटी या न्यूक्लियर ट्रांसमुटेशन। इन टॉपिक्स में हमने ये चीज़ सीखी है कि हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं ना, तो उनके एटम से मुसलसल शुआएं निकल रही होती हैं, मुसलसल वो रेडिएशंस को एमिट कर रहे होते हैं। अब वो एलिमेंट्स रेडिएशंस को एमिट करके किसी एक नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। अब मैं कहता हूँ जी, फर्ज करें मेरे पास एक जो है वो ग्रुप ऑफ एटम्स है, सैंपल ऑफ एटम्स है, किसी एक एलिमेंट के बहुत सारे एटम्स मेरे पास पड़े हुए हैं। अब वो टाइम जिसमें उन एटम्स की आधी तादाद जो है वो डिके करके किसी दूसरे एलिमेंट में कन्वर्ट हो जाए और आधी बाकी बच जाए, तो वो टाइम जिसमें आधे एटम्स कन्वर्ट हो जाएंगे, आधे बाकी बच जाएंगे, वो टाइम मेरे पास कहलाएगा बच्चों हाफ लाइफ। इसके बारे में आगे भी और भी बहुत सारी चीज़ें आएंगी, मैं ये साथ साथ रीड करता जा रहा हूँ, साथ साथ बेटे आप लोगों को बताता जा रहा हूँ। द हाफ लाइफ, अब देखें हाफ लाइफ को कैपिटल टी और इसके साथ छोटा सा 1/2 सबस्क्रिप्ट में लिखा गया, इससे रिप्रेजेंट किया जाता है। द हाफ लाइफ ऑफ अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज दैट पीरियड इन विच हाफ ऑफ द एटम्स डिके, यानी वो टाइम जिसमें किसी एक एलिमेंट के आधे एटम्स डिके करके किसी एक नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाएं और बाकी आधे रह जाएं, आधे बाकी बच जाएं, वो टाइम कहलाता है जी हाफ लाइफ। अब इसकी एक्सप्लेनेशन, whenever an alpha or beta particle is emitted from the radioactive element it is transformed into some other element। ये बात हम जानते हैं कि जब भी किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से अल्फा और बीटा पार्टिकल्स जो है वो एमिट करते हैं, तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट उन अल्फा या बीटा पार्टिकल्स को एमिट करके किसी एक नए एलिमेंट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। दिस रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस इज क्वाइट रैंडम। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है कि ये जो रेडियो एक्टिव डिके का प्रोसेस है ये रैंडम प्रोसेस है। रैंडम का मतलब ये है इसमें कोई तरतीब नहीं है बेटे कि पहले कौन से एटम्स डिके करेंगे और बाद में कौन से, कोई भी एटम किसी भी वक्त डिके हो सकता है। वी कैन नॉट फोरटेल अबाउट एनी पर्टिकुलर एटम एज टू व्हेन विल इट डिके। हम किसी भी एक पर्टिकुलर एटम के बारे में ये नहीं बता सकते कि वो कब डिके करेगा। इट वुड डिके इमीडिएटली और इट मे रिमेन अनचेंज फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब जो एटम हमारे एक अंडर ऑब्जर्वेशन है ना, हो सकता है कि वो एक लम्हे में डिके कर जाए, और ये भी पॉसिबल है कि उसको डिके करने में सदियां लग जाएं। हेंस वी डू नॉट टॉक अबाउट अ सिंगल एटम बट वी टॉक अबाउट द ग्रुप ऑफ एटम्स। तो वो कहता है चूंकि हम एक सिंगल एटम के बारे में नहीं बता सकते कि वो कब डिके करेगा, तो फिर हमारे लिए बेहतर है कि हम एक सिंगल एटम की बात ना करें बल्कि ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करें। अब ये जब ग्रुप ऑफ एटम्स की बात करता है ना, तो इसको फिर एक एग्जांपल से समझाता है। हाफ लाइफ को एक एग्जांपल से समझा रहा है। कंसीडर अ सैंपल ऑफ 100,000 यानी 1 लाख रेडियो एक्टिव एटम्स। फर्ज करें हमारे पास 1 लाख एक ग्रुप है जिसमें रेडियो एक्टिव एटम्स का, जिसमें 1 लाख एटम्स है। सपोज इट्स हाफ लाइफ टी हाफ इज इक्वल टू 1 डे। तो कहता है जी फर्ज करें ये जो आपके पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट है ना, जिसके आपने 1 लाख एटम्स लिए हैं, इसकी हाफ लाइफ आपके पास 1 डे है। आफ्टर 1 डे 50,000 एटम्स डिके इनटू देयर डॉटर एलिमेंट। तो कहता है जी एक दिन जो उसकी हाफ लाइफ है, एक दिन के बाद 1 लाख का हाफ बनता है 50,000, तो 50,000 एटम्स अपने डॉटर न्यूक्लाइड्स में कन्वर्ट हो जाएंगे, 50,000 बाकी बन जाएंगे। आफ्टर 2 डेज 25,000 एटम्स डिके एंड 25,000 आर लेफ्ट अनडिकेड। अब यहाँ पे आपने समझना बेटे कि यहाँ पे देखें जब स्टार्ट कर रहे थे ना आप हाफ लाइफ को, तो इनिशियली आपके पास 1 लाख एटम्स थे, तो एक दिन में यानी एक हाफ लाइफ में इनिशियल एटम्स का हाफ बाकी बचेगा, तो 1 लाख का हाफ बचा 50,000। अब आफ्टर 2 डेज, अब वो कह रहे हैं एक दिन से बाद मजीद जब अगला दिन गुजरेगा ना, तो फिर 2 दिन होंगे, फिर दूसरा दिन होगा, तो ये भी बेसिकली एक हाफ लाइफ बन रही है। तो जो स्टार्ट में है हमारे पास एटम्स, उसका हाफ डिके हो जाने, हाफ बाकी बच जाने, तो 50,000 का हाफ 25,000 हो गया।
फिर 2 के बाद तीसरा दिन मजीद एक हाफ लाइफ गुजरेगी, तो 25, इस हाफ लाइफ के स्टार्ट में 25,000 टोटल थे, तो इसका हाफ बाकी बच जाएगा, हाफ डिके कर जाएंगे, यानी 12,500 डिके कर जाएंगे, 12,500 रह जाएंगे, एंड सो ऑन विद द पैसेज ऑफ एवरी वन डे द नंबर ऑफ एटम्स रिमेनिंग बिहाइंड बिकम्स हाफ ऑफ द नंबर ऑलरेडी प्रेजेंट। तो वो कहता है कि हर अगले दिन में आपके पास दिन के शुरू में जितने एटम्स है ना, दिन के अख्ताम पे उसका हाफ बाकी रह जाएंगे, यानी हाफ लाइफ में, हर हाफ लाइफ में जो तो आपके पास नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट हैं उसके हाफ डिके करने और हाफ आपके पास बाकी बचने हैं। ऐसा नहीं होगा कि 50,000 पहले दिन में डिके कर गए और 50,000 फिर अगले दिन में, ऐसा पॉसिबल नहीं है, बल्कि हाफ लाइफ के स्टार्ट में, टाइम के स्टार्ट पे जो एटम्स आपके पास प्रेजेंट है उसका हाफ डिके करते जाएंगे और हाफ आपके पास बाकी बचते जाएंगे। फिर वो यहाँ पे आता है जी कंक्लूजन। इस एग्जांपल से वो क्या कंक्लूजन निकालता है, वी डिड्यूस टू कंक्लूजन्स रेफर्ड एज रेडियोएक्टिव डिके लॉज। वो कहता है कि इस एग्जांपल से हमारे पास 2 रिजल्ट्स निकलते हैं जो कि रेडियोएक्टिव डिके लॉ की हैसियत रखते हैं। नो रेडियोएक्टिव एलिमेंट कैन कम्प्लीटली डिके। अब देखें यहाँ पे 12,500, इसका आप हाफ कर दें तो वो जी 6,250, उसका हाफ कर दें, फिर उसका हाफ कर दें, फिर उसका हाफ, ये करते करते एक एटम, फिर आधा एटम, फिर 0.25, फिर 0.125, तो इस तरह से ये चलते जाएंगे, ये कभी भी ज़ीरो नहीं होंगे। तो वो कहता है कि कोई भी एक रेडियोएक्टिव एलिमेंट जो है ना, वो कभी भी मुकम्मल तौर पर डिके नहीं होता, वो कभी भी ज़ीरो नहीं होता, इसको ज़ीरो होने के लिए इन्फिनिटी टाइम चाहिए। इट इज़ ड्यू टू रीज़न that in any half-life period only half of the nuclei decay, and in this way infinite time is required for all the atoms to decay। very important MCQ कि किसी एक एलिमेंट को कम्प्लीटली डिके करने के लिए कितना टाइम चाहिए, इन्फिनिट टाइम चाहिए, इन्फिनिट टाइम से पहले वो कम्प्लीटली डिके नहीं कर सकता। जी बच्चों, जो सेकंड यहाँ पे रूल है, जो सेकंड कंक्लूजन है वो है रेट ऑफ डिके इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ पेरेंट न्यूक्लियाइड। अब देखें, जैसे आपने कहा जी पहली हाफ लाइफ के स्टार्ट में 1 लाख एटम्स थे, तो फर्स्ट हाफ लाइफ में 50,000 डिके करिए। दूसरी हाफ लाइफ के स्टार्ट में 50,000 एटम्स थे तो 25,000 डिके किए। तो इसका मतलब कि हाफ लाइफ के स्टार्ट पे जितने ज़्यादा एटम्स मौजूद होंगे उतने ज़्यादा एटम्स जो हैं वो डिके करेंगे। तो रेट ऑफ डिके, तो इसका मतलब कि कितने एटम्स एक हाफ लाइफ में डिके करेंगे, ये डिपेंड करेगा कि उस हाफ लाइफ के स्टार्ट में टोटल आपके पास जो एटम्स हैं वो कितने हैं। द रिजल्ट इज एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन एज फॉलोज। ये सेकंड रिजल्ट की बात कर रहा है कि उसकी आप एक मैथमेटिकल इक्वेशन भी बना सकते हैं। लेट कैपिटल N इज इक्वल टू नंबर ऑफ रेडियोएक्टिव एटम्स प्रेजेंट एट एनी पर्टिकुलर टाइम, कि ये कैपिटल N हमारे पास वो एटम्स हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर टाइम में प्रेजेंट है। डेल्टा N नंबर ऑफ एटम्स डिकेइंग इन टाइम डेल्टा T। डेल्टा N हमारे पास वो एटम्स हैं जो कि डेल्टा T टाइम में डिके करते हैं। डेल्टा N इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ एटम्स N एंड टाइम इंटरवल डेल्टा T, यानी डेल्टा N जो होगा डेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N और डेल्टा N इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T। ये N के साथ ना एक नेगेटिव साइन लगा दिया जाता है, या आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, आप इसको इधर भी लगा सकते हैं, और ये नेगेटिव साइन हमें ये बताता है कि नंबर ऑफ डिकेइंग एटम्स जो हैं वो हर गुजरते लम्हे के साथ कम हो रहे हैं, वो हर गुजरती हाफ लाइफ के साथ कम हो रहे हैं। अब आप इन दोनों को इकट्ठा कर लें तो आप बच्चों यहाँ पे लिख सकते हैं डेल्टा N इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस N डेल्टा T। तो यहाँ से फिर आप जो है वो माइनस साइन को भी इधर लें, डेल्टा T को भी इधर लें, तो माइनस डेल्टा N ओवर डेल्टा T इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू N। ये इक्वेशन है जो इसने डायरेक्ट यहाँ पे बना के लिखी हुई है। और आप देख सकते हैं बेटे, उसने यहाँ पे बता भी दिया है, वेयर नेगेटिव साइन शोज डैट विद द पैसेज ऑफ टाइम एन डिक्रीजेस, के नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है ना हर अगली हाफ लाइफ में, वो आहिस्ता आहिस्ता हमारे पास कम होते जा रहे हैं, डिक्रीज करते जा रहे हैं। अब देखें, ये मेरे पास इक्वेशन बनी जी माइनस डेल्टा एन ओवर डेल्टा टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का जो साइन है, इसको जब हम इक्वल के साइन में कन्वर्ट करते हैं तो हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की ज़रूरत पड़ती है। ये कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी जब यहाँ पे पुट किया जाता है तो ये लैम्डा है। अब ये लैम्डा जो है बच्चों हमारे पास, ये लैम्डा जो है ये हमारे पास कहलाता है डिके कांस्टेंट। आप लैम्डा को इधर रहने दें, एन को भी आप इधर लें, तो ये हमारे पास बन जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एन ओवर एन डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। अब ये जो माइनस डेल्टा एन ओवर एन है, ये हमारे पास कहलाता है फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स।
फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स का मतलब ये बनता है कि यूनिट टाइम में जो एटम्स डिके कर रहे हैं वो टोटल एटम्स का कितने परसेंट है, और फिर उसको डिवाइड किया जा रहा है, फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स को डिवाइड किया जा रहा है टोटल टाइम के साथ। तो डेल्टा लेमडा जो है डिके कांस्टेंट, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी द रेशियो ऑफ द फ्रैक्शन ऑफ डिकेइंग एटम्स पर यूनिट टाइम। कि अगर ये देखा जाए कि यूनिट टाइम में जो एटम्स डिके कर रहे हैं वो टोटल एटम्स का कितने परसेंट है, तो ये रेशो हमारे पास कहलाएगी डिके कांस्टेंट एंड इट्स यूनिट इज पर सेकंड। देखें डेल्टा एन और एन दोनों नंबर ऑफ एटम्स होंगे, कट जाएंगे, सिर्फ डेल्टा टी टाइम सेकंड्स यूनिट रह जाएंगे, ऊपर आके पर सेकंड, तो लैम्डा के यूनिट्स आ जाएंगे पर सेकंड। अच्छा जी, वो कहता है कि ये यूजिंग कैलकुलस वी हैव अ रिलेशन बिटवीन डिके कांस्टेंट एंड हाफ लाइफ टी हाफ। अब वो कहता है कि जो डिके कांस्टेंट और जो हाफ लाइफ है, इन दोनों की जो प्रोडक्ट है वो 0.693 के इक्वल है। अब ये हमें इसका रिलेशन ड्राइव करने की ज़रूरत नहीं है, हमने इस रिलेशन को डायरेक्ट यहाँ से यूज़ करना है। अब देखें, अगर आप डिके कांस्टेंट को इधर लें, अगर आपको किसी एक एलिमेंट का डिके कांस्टेंट बता दिया जाए तो 0.693 को लैम्डा से डिके करके आप उसकी हाफ लाइफ निकाल सकते हैं। और अगर आपको हाफ लाइफ बता दी जाए, डिके कांस्टेंट निकालना हो, तो आप डिके कांस्टेंट को इधर लें, टी हाफ को इधर लें। तो ये इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको बता दी जाए तो दूसरी आप फाइंड कर सकते हैं। इफ डिके कांस्टेंट लैम्डा ऑफ अ रेडियोएक्टिव एलिमेंट इज नोन, टी हाफ कैन बी फाउंड। अच्छा जी, इसके बाद इसका लास्ट पार्ट आ रहा है डिके कर्व, कि हमने इसका ग्राफ बनाना होता है। ये ऊपर आपको दिखाया गया, मैं भी दिखा देता हूँ। इट इज़ शोन इन फिगर। ये देखें जी, ये उसने आपको यहाँ पे दिखाया, ये ग्राफ उसने आपको दिखाया है। अब इसमें अगर आप देखें ना, तो एक्स एक्सिस के ऊपर टाइम पड़ा हुआ है और वाई एक्सिस के ऊपर नंबर ऑफ रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड्स कैपिटल एन, जो एटम्स हमारे पास प्रेजेंट होते हैं, जो बच जाते हैं, वो दिखाएगा। जब टाइम ज़ीरो है तो टोटल नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट। जब फर्स्ट हाफ लाइफ गुजरी तो फर्स्ट हाफ लाइफ में आधे डिके कर जाएंगे, आधे बाकी रह गए, तो 1/2 एन नॉट, ये पॉइंट आ गया। दूसरी हाफ लाइफ गुजरी तो एन नॉट बाई टू का भी हाफ, इसका भी जब आप हाफ करेंगे ना, एन नॉट बाई टू ओवर टू, तो एन नॉट बाई फोर, तो दूसरी हाफ लाइफ में ये एटम्स बाकी बच गए। तीसरी हाफ लाइफ के बाद इसका भी हाफ, एन नॉट बाई एट। तो ये ग्राफ मेरे पास इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बनता है। अब इसकी वो एक्सप्लेनेशन क्या बताता है जी, इट इज़ शोन इन फिगर, इट इज़ अ ग्राफ बिटवीन नंबर ऑफ एटम्स इन द सैंपल ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट डिफरेंट टाइम्स एंड द टाइम। के डिफरेंट टाइम में उस ग्रुप के अंदर जो एटम्स प्रेजेंट होंगे, उन प्रेजेंट एटम्स की तादाद और टाइम के दरमियान जो ग्राफ है वो डिके कांस्टेंट है। विद द पैसेज ऑफ टाइम द नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीजेस ड्यू टू देयर डिके, दिस ग्राफ इज कॉल्ड डिके कर्व। अब वो कहता है जी, चूंकि जैसे जैसे टाइम गुजरता जा रहा है तो नंबर ऑफ एटम्स डिक्रीज करते जा रहे हैं, तो इसलिए ये जो ग्राफ हमारे पास बन रहा है ये इस तरह से एक्सपोनेंशियल डिक्रीजिंग ग्राफ बन रहा है, जिसे हम डिके कर्व का नाम देते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ हाफ लाइफ बाय अ ग्राफ। अब ये जो ग्राफ है, यहाँ से आप हाफ लाइफ कैसे निकाल सकते हैं। एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो द नंबर ऑफ एटम्स इन अ गिवन सैंपल ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट इज एन नॉट। ये बेटा याद रखिएगा, जो एन नॉट है ये हमारे पास अनडिकेड एटम्स हैं, ये वो टोटल एटम्स हैं जिन्होंने अभी डिके करना है, जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब वो कहता है जब आधी एक हाफ लाइफ गुजर जाएगी, आफ्टर वन हाफ लाइफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट बाई टू, एन नॉट टोटल थे, एक हाफ लाइफ के बाद उसका हाफ हो गया, एन नॉट बाई टू रह गए। आफ्टर सेकेंड हाफ लाइफ द रिमेनिंग नंबर ऑफ एटम्स एन नॉट बाई टू का भी हाफ हो गया, जो मैं आपको बता रहा था ग्राफ पे, तो एन नॉट बाई फोर। अब इसे 1/2 का स्क्वायर इंटू एन नॉट भी लिखा जा सकता है, 1/2 का स्क्वायर मतलब हो जाएगा 1/4। तीसरी हाफ लाइफ में बच्चों मेरे पास इसका भी हाफ हो जाएंगे, तो ये आ जाएगा एन नॉट बाई एट। तो 1/8 को 1/2 की पावर 3 लिखा जा सकता है। सिमिलरली आफ्टर nth हाफ लाइफ, अब अगर मैं एक रूल बनाना चाहूँ, तो अगर मैं nth हाफ लाइफ के बाद देख रहा हूँ, तो मेरे पास जो नंबर ऑफ रिमेनिंग एटम्स बनेंगे वो 1/2 की पावर n इंटू एन नॉट। ये जो स्मॉल n है, ये आपने उस टाइम में कितनी हाफ लाइफ गुजरी हैं, ये उसका नंबर है, उसकी तादाद है कि 2 गुजरी हैं, 3 गुजरी हैं, 4 गुजरी हैं, 5 गुजरी हैं। इसके बाद बेटे उसने हाफ लाइफ की कुछ एलिमेंट्स की एग्जांपल दी हुई हैं। हाफ लाइफ ऑफ यूरेनियम U-238 इज़ 4.5 इंटू 10⁻9 ईयर्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज़ 1620 ईयर्स। हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज़ 3.8 days एंड हाफ लाइफ ऑफ U-239 इज़ 23.5 मिनट्स। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन। वो कहता है जी, एनी स्टेबल एलिमेंट बिसाइड्स द नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव एलिमेंट कैन बी मेड रेडियो एक्टिव। वो कहता है जी, कुछ हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स भी हैं जो कुदरती तौर पर जब अपनी नेचुरल फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो वो स्टेबल है, लेकिन हम उनको अनस्टेबल बना सकते हैं, हम उनको रेडियो एक्टिव बना सकते हैं। कैसे? फॉर दिस वेरी हाई एनर्जी पार्टिकल्स आर बोम्बार्डेड ऑन द स्टेबल एलिमेंट्स।
This bombardment excites the nuclei and the nuclei after becoming unstable radioactive element. Such radioactive elements are called artificial radioactive elements. वो कहता है जी ये जो आपके पास नेचुरली स्टेबल एलिमेंट्स होते हैं इनके ऊपर आप हाई एनर्जी पार्टिकल्स की बम्बार्डमेंट करवाएं, ये हाई एनर्जी पार्टिकल्स न्यूक्लियस को एक्साइट कर देंगे। जब न्यूक्लियस एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा तो वो रेडिएशंस को मिट करेगा, तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो इस तरीके से जो हमारे पास रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स बनेंगे वो आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स कहलाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उम्मीद है ये आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।